हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में परमाणु संरचना वाले अध्याय में अपन जो है तरंगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपन ने लास्ट में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया था। आज हम आपको जो है इसमें एक सिद्धांत बताने जा रहे हैं। ये सिद्धांत कहलाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। सिद्धांत का नाम है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक उन्होंने सिद्धांत दिया था। अब बेटा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण, कोई भी पदार्थ अगर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है या पदार्थ के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो उत्सर्जन या अवशोषण जो है ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। यानी सतत रूप में उत्सर्जन या सतत रूप में अवशोषण ना हो करके असतत रूप में होता है। अभी सतत और असतत क्या चीज है? जैसे मान लीजिए एक पानी का गिलास रखा है और इस पानी के गिलास को गिरा दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, तो इससे जो पानी बहेगा वो एक क्या होगा, एक लाइन के रूप में बहेगा। पानी जो है एक लाइन के रूप में बह रहा है। अगर पानी एक लाइन के रूप में बह रहा है तो ये हो गया आपका सतत। और मान लीजिए आपने जो है ये अपने हाथ में मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के आपने हाथ को इस प्रकार से छोड़ा, मिट्टी को आपने इस प्रकार छोड़ा, तो मिट्टी आपकी इस प्रकार जाएगी कणों के रूप में। मिट्टी के कण अलग अलग बिखरते हुए जाएंगे, फैल जाएंगे मिट्टी के कण, ये इस प्रकार से। तो ये होता है इसका असतत रूप। तो पहले तो सतत और असतत, इसका मैंने आपको बताया। सतत का मतलब जैसे मान लीजिए पानी है, आपने पानी को धीरे से गिरा दिया, तो धीरे से गिराने पर पानी क्या होगा, एक लाइन के रूप में बहेगा। तो लाइन के रूप में बह रहा है मतलब सतत रूप में बह रहा है। लेकिन अगर हमने मिट्टी को लेकर के इस प्रकार फेंका जोर से, तो मिट्टी के कण जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, सतत रूप में ना जा करके वो असतत रूप में जाएंगे। तो इस प्रकार सतत और असतत दो प्रकार से जो है कणों का स्थानांतरण होता है। तो वही बात अपन यहां पर इसमें देखने जा रहे हैं। प्लांक क्या कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप में ना होकर के असतत रूप में होता है। कोई भी पदार्थ है ऊर्जा को निकाल रहा है या वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा जो है छोटे छोटे कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है। ऊर्जा छोटे छोटे कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है। यानी ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप में ना होकर के असतत रूप में होता है। और ऊर्जा के इन छोटे छोटे कणों को हम नाम देते हैं क्वांटा या फोटोन। ऊर्जा के जो छोटे छोटे कण होते हैं इन्हीं को अपन ऊर्जा के बंडल भी बोल देते हैं, ऊर्जा के पैकेट भी बोल देते हैं। तो इन ऊर्जा के बंडल को, ऊर्जा के पैकेट को, ऊर्जा के कणों को नाम दिया जाता है क्वांटा या फोटोन। तो प्लांक ने बताया कि ऊर्जा छोटे छोटे कणों के रूप में, ऊर्जा छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित की जाती है या अवशोषित की जाती है। और ऊर्जा के जो छोटे छोटे कण होते हैं इन्हीं कणों को आप कहते हैं क्वांटा या फोटोन। एक बात फिर, क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा यानी ऊर्जा के कणों की जो ऊर्जा होती है वो तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है। दूसरी बात इसमें आती है, ऊर्जा के कणों की ऊर्जा या क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा, इसको अपन ये समझे क्वांटा या
फोटोन की ऊर्जा समानुपाती होती है तरंग की आवृत्ति के। अब इसको अपन यूं समझ सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इज इक्वल होता है यहां पर एच न्यू। इसमें H को कहा जाता है प्लांक स्थिरांक। H कहलाता है आपका प्लांक स्थिरांक, और इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। तो ये आपका प्लांक स्थिरांक कहलाता है। और न्यू आवृत्ति होती है। न्यू मतलब तरंग की आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होता है तरंग वेग अपान तरंग धैर्य। आवृत्ति जो है तरंग वेग और तरंग धैर्य के अनुपात के बराबर होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो इस तरह से क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो समीकरण हुए। एक तो हुआ E बराबर एच न्यू, जिसमें न्यू तरंग की आवृत्ति है, और एक हुआ यहां पर E इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा। तो आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप में ना होकर के असतत रूप में होता है, अर्थात ऊर्जा छोटे छोटे कणों के रूप में अवशोषित की जाती है अथवा उत्सर्जित की जाती है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे कणों को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब एक क्वांटा या फोटोन की जो ऊर्जा है वो तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी आवृत्ति का मान बढ़ता है तो आवृत्ति बढ़ने के साथ ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। आप इसे लिख सकते हैं, क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा को हमने E लिखा है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू हो गई यहां पर तरंग की आवृत्ति, और स्थिरांक आ गया आपका H। H स्थिरांक को अपन कहते हैं यहां पर प्लांक स्थिरांक। मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। जूल सेकेंड मान जो है आपका ये एसआई में है, और ये आपका सीजीएस में मान होगा। फिर आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आपका तरंग वेग अपॉन तरंग धैर्य, न्यू इज इक्वल सी अपॉन लैम्डा। तो इसमें सी आपका प्रकाश वेग भी होता है, सी आपका प्रकाश वेग का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये भी एक स्थिरांक राशि हो गई। तो इससे अपन एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहां पर E व्युत्क्रमानुपाती होगा लैम्डा, यानी तरंग धैर्य के बढ़ने के साथ फोटोन की ऊर्जा के मान में कमी आई। तरंग धैर्य बढ़ती है तो ऊर्जा घटती है, जबकि आवृत्ति बढ़ती है तो ऊर्जा के मान में वृद्धि। तो ये आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। बच्चों, अपन सामान्य रूप से क्वांटा में और फोटोन में कोई अंतर नहीं करते, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको गहराई से इसका अध्ययन करें तो क्वांटा और फोटोन थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। जब आपको विकिरण आंखों से दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रकाश है आंखों से दिखाई देता है, तो जो विकिरण आंखों से दिखाई देते हैं उनके कणों के लिए अपन प्रयोग करते हैं फोटोन शब्द का। कोई भी विकिरण जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं उनके लिए हम शब्द काम में लेते हैं फोटोन, जबकि ऐसे विकिरण जो आपको आंखों से दिखाई ना दें उनके लिए हम शब्द लेंगे क्वांटा।
जैसे घर में खाना बनाया जाता है, खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आप तवे का प्रयोग करते हो। तवा गर्म हो जाता है, रोटी बनाते बनाते आप जो है तवे के ऊपर कुछ दूरी पर आप हाथ रखोगे तो आपको जो है कुछ गर्माहट अनुभव होगी। गर्माहट अनुभव हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो तवा है वो ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है। तो ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ऊर्जा वहां से भी कणों के रूप में ही निकलेगी। तो वहां से निकलने वाले जो कण होंगे, वहां से निकलने वाले जो कण होंगे उन कणों को तो आप कहेंगे क्वांटा। लेकिन अगर आप बल्ब के सामने हाथ रखें, एक बल्ब के सामने, एक जलते हुए बल्ब के सामने आप हाथ रखेंगे तो वहां जो आपको गर्माहट अनुभव होगी, तो बल्ब से आने वाले जो ऊर्जा के कण होंगे उनको आप मानेंगे फोटोन। तो अर्थ सीधा ये निकला, प्रकाश दृश्य रूप में है, विकिरण दृश्य रूप में है, तो कणों को फोटोन कहा जाता है। और अगर विकिरण आपके अदृश्य रूप में होते हैं तो ऐसे विकिरणों को आप नाम देते हैं क्वांटा। तो इस तरह से ये आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान छोटे छोटे कणों के रूप में, बंडल के रूप में या पैकेट के रूप में गति करती है। और ऊर्जा के इन कणों को हमने नाम दिया क्वांटा या फोटोन। और किसी क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी E प्रोपोर्शनल टू न्यू। स्थिरांक कहा जाता है H, जिसे आप नाम देते हैं प्लांक स्थिरांक। मान इसका ही होता है। फिर न्यू को अगर हम आगे और इसका मान रखें तो न्यू आवृत्ति होती है, आवृत्ति बराबर होता है c/λ, जिसमें c कहलाता है आपका प्रकाश वेग। आप मानों को रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा E = hc/λ, यानी फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बेटा इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसमें बेटा एक आपका प्रश्न है कि जैसे एक 200 वाट का बल्ब है और एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। 200 वाट का बल्ब, क्वेश्चन है 200 वाट का बल्ब एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो अपने को इसमें उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या को प्रति सेकंड ज्ञात करना है। तो उत्सर्जित फोटोन की संख्या प्रति सेकंड ज्ञात करो, जबकि तरंग दैर्घ्य 800 नैनोमीटर है। ये बेटा हमारा इसका एक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न है। आपको इसमें प्रश्न में दिया हुआ एक बल्ब है, एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है और आपको निकालना है प्रति सेकंड बल्ब के द्वारा उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। और ये संख्या आपको उस परिस्थिति में निकालनी है जबकि जो तरंग दैर्घ्य है उस तरंग दैर्घ्य का मान आपका 800 नैनोमीटर है। तो बेटा सबसे पहले आपको इसमें तरंग दैर्घ्य में देखना है। तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है नैनोमीटर में। प्रश्न में तरंग दैर्घ्य आपको दी गई है नैनोमीटर। तो इसको हम हल किस प्रकार करेंगे, देखें।
लैम्डा 800 नैनोमीटर। बच्चों नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। नैनो का अर्थ होता है 10 की पावर -9। तो आप इसे लिख सकते हैं लैम्डा 800 इंटू नैनो के स्थान पर आपने लिख दिया 10 की पावर -9 मीटर। ये आगे तरंग है। अब हमको निकालेंगे बेटा फोटोन की ऊर्जा। सबसे पहले आप निकालें, एक फोटोन की ऊर्जा निकालें, और एक फोटोन की ऊर्जा निकालने के बाद फोटोन की संख्या निकालने के लिए कुल ऊर्जा को एक फोटोन की ऊर्जा के माध्यम से भाग लगाएंगे। देखिए अपन सबसे पहले निकालने जा रहे हैं यहां पर फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा, और ऊर्जा निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है आपका E इज इक्वल hc अपॉन लैम्डा। h यहां पर हो गया प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक का मान 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और c हुआ आपका प्रकाश वेग, और प्रकाश वेग c का मान 3 गुणा 10 की पावर 8। ये अपन सारी गणना यहां पर SI पद्धति में कर रहे हैं, मतलब SI मात्रकों का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। लैम्डा आपको दे रखा है 800 इंटू 10 की पावर -9। तो इस तरह से जब आप फोटोन की ऊर्जा का मान निकालेंगे तो ये मान आएगा आपका इसमें 0.248 0.248, और इसमें आप 10 की पावर को और हल कर लें तो पावर -9 ऊपर जाएगी, 9 और 8 17, और यहां हो जाएगा ये 10 की पावर -17। या वैज्ञानिक संकेतन में आप लिखेंगे तो 2.48 गुणा 10 की पावर -15 जूल। तो इस प्रकार से एक फोटोन की ऊर्जा का जो मान आ रहा है वो मान आ रहा है आपका 2.48 गुणा 10 की पावर -15 जूल। अब दूसरा हमको इसमें जो मुख्य चीज हमें जो निकालनी है फोटोनों की प्रति सेकंड संख्या, यह हमें निकालना था। एक फोटोन की ऊर्जा हमें प्राप्त हो चुकी। फोटोन की ऊर्जा कैसे निकलेगी? फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए अपन ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रयोग में लिया। फॉर्मूला था E बराबर hc अपॉन लैम्डा। h का मान रखा, c का मान रखा, लैम्डा का मान रखा, हल कर दिया, तो एक फोटोन की ऊर्जा है। अब हमें दूसरा प्रश्न इसमें निकालना है फोटोन की संख्या। तो फोटोन की संख्या निकालने के लिए कुल ऊर्जा बटे फोटोन की ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा आपको दे रखी है 200 वाट। 200 वाट का मतलब हो गया 200 जूल प्रति सेकेंड। 200 वाट का मतलब हुआ 200 जूल प्रति सेकेंड। तो कुल ऊर्जा हो गई आपकी 200, और एक फोटोन की ऊर्जा है 2.48 गुणा 10 की पावर -15। 2.48 गुणा 10 की पावर -15।
जब आप इसको हल करते हैं तो ये आपका आता 80.64, भाग लगाने पर 80.64 गुणा 10 की पावर 15। अब इसको आप वैज्ञानिक संकेतन में लिख दें तो वैज्ञानिक संकेतन में ये हो जाएगा आपका 8.064 इंटू ये यहां 19 होगा, 8.064 इंटू 10 की पावर 20। तो प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या जो होगी वो 8.064 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन के बराबर होगी। अब बेटा इससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न और, देखिए प्रश्न है, दो विकिरणों की ऊर्जा क्रमशः 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करो। अगर विकिरणों की ऊर्जा क्रमशः 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हमें यहां पर तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बेटा, तरंग दैर्ध्य का अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। ऊर्जा का फॉर्मूला पहली स्थिति में हम इसको यूं लें, पहली तरंग के लिए, अब देखिए पहली तरंग के लिए E1 hc अपॉन लैम्डा 1, h और c स्थिरांक है, h आपका प्लांक स्थिरांक हो गया, c आपका जो है प्रकाश वेग वो भी स्थिरांक हो गया, या तरंग वेग वो भी स्थिरांक हो गया। फिर दूसरी तरंग के लिए E2 hc लैम्डा 2। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, पहली तरंग के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला, दूसरी तरंग के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला। अब हम इसमें समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, 1 को 2 से दे लो चाहे 2 को 1 से दे लो, एक ही बात रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E1 अपॉन E2 बराबर hc अपॉन लैम्डा 1 और hc अपॉन लैम्डा, hc और hc जो है दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा यहां पर E1 अपॉन E2, प्लांक स्थिरांक और प्रकाश वेग दोनों स्थितियों में समान होना है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब पहली स्थिति में ऊर्जा का मान दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी स्थिति में ऊर्जा का मान दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गए, 5 और 2, तो ये आ गया भाई 1/2 बराबर λ2 अपॉन λ1। तो इसमें संबंध बनेगा λ1 इज इक्वल टू λ2। λ1 का और λ2 का जो संबंध आएगा वो λ1 बराबर 2 λ2 के बराबर हो जाए। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। विकिरण है, दो अलग अलग विकिरण है, एक की ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पूछा गया है दोनों के तरंग दैर्घ्यों का अनुपात। अब पहली स्थिति में ऊर्जा hc अपॉन λ1 और दूसरी स्थिति में ऊर्जा sc अपॉन λ2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दिया गया, स्थिरांक कैंसिल हो जाएंगे, E1 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा आपका नीचे वाला λ2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला λ1 नीचे आ जाएगा। अब पहली स्थिति में ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी स्थिति में ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मात्रक कैंसिल हो गए, 1:2 हो गया, तो 1/2 बराबर λ2 अपॉन λ1, या हम इसको यूं कह सकते हैं λ1 बराबर 2 λ2। तो इस प्रकार से हम यहाँ तरंग दैर्घ्यों के अनुपात की गणना कर सकते हैं।